Very good morning. Very good morning. Good morning, Priyanka. Very good morning. Raghav, good morning. Priyanka, good morning. Raghav, good morning. Good morning, Shashank. Shashank, good morning. Good morning, Aditi. Good morning, Aditi. आप सभी अपने टाइप बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग लवीना। लवीना गुड मॉर्निंग। लवीना गुड मॉर्निंग। फटाफट से ज्वाइन कीजिए बेटा सभी लोग। गुड मॉर्निंग अंजलि। अंजलि गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने अपना फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। सभी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आएगा और आपकी उम्मीद से भी बढ़िया आएगा। जैसा आपने एग्जाम से पहले सोचा होगा कि हाँ सर हमारा पेपर कैसा होने वाला है, आई होप आप सबके पेपर उससे बढ़िया हुए हैं और रिजल्ट आपकी होप से भी बढ़िया आएगा। ठीक है बेटा, तो डोंट वरी फॉर योर रिजल्ट्स। योर रिजल्ट्स इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने सीएमए इंटरमीडिएट की। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम रिजल्ट तक वेट ना करें, हम रिजल्ट तक सारी चीजों का वेट ना करें और हमारी स्टडी को स्टार्ट कर दें एज अर्लीएस्ट पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना हम हमारी स्टडी को स्टार्ट करें और उसको कंप्लीट करते हुए चलें। तो बेटा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। गुड मॉर्निंग मोनिका। मोनिका गुड मॉर्निंग। हमारा सब्जेक्ट का नाम है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपने अपने फाउंडेशन में अकाउंट्स के साथ पढ़ा था, जो आपने अपने फाउंडेशन में अकाउंट्स के साथ पढ़ा था इंट्रोडक्शन के तरीके से, कि आपको केवल कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, जहां पे आपको यह पता था कि कॉस्ट क्या होती है और आपने केवल एक कॉस्ट शीट बनाना सीखा था। ठीक है बेटा, ये पेपर हमारा पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 8 आपके पेपर नंबर 1 to 4 फाउंडेशन में हो चुके थे। पेपर नंबर 5 to 12 आपको इंटरमीडिएट में देने हैं। उसमें से पेपर 5, 6, 7 और 8 ग्रुप नंबर 1 में है। तो हमारा पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट का पेपर है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरा का पूरा 100 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स का सिंगल पेपर है। ठीक है सर। सर इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है?
तो बेटा मैं आपसे डिस्कस करता हूं आपका पूरा सिलेबस, फिर हम इसको एक चैप्टर वाइज फॉर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस। चलिए साहब, तो हम कहते हैं कि साहब सिलेबस में क्या क्या होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं। बेटा पूरे सिलेबस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जिसमें आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल। अभी तक आपने केवल कॉस्ट शीट में इनका नाम सुना था, अब हमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। हर टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है। सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय या इसे बोल देते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट। Thereafter, third one is direct expense, and fourth one is overheads. Fourth one is ओवरहेड्स। तो ये 4 टॉपिक होंगे जो हमारे पार्ट नंबर 1 का पार्ट है। ठीक है सर। सर ये थिंग कितने मार्क्स की आएगी? बोले बेटा ये टोटल 22-25 मार्क्स कवर करेंगे। ये 4 चैप्टर हमारे लिए 22-25 मार्क्स को कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। इसके बाद सेकेंडली हम आते हैं बेटा, सेकेंडली हम आते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के मेथड्स। कॉस्टिंग के मेथड्स में कौन कौन से चैप्टर होंगे? कॉस्टिंग के मेथड में जो आपने नाम सुने थे वहां आपको बड़ा परेशान कर रहे थे, बैच कॉस्टिंग, इन सब की डिटेल होगी हमारे यहां पे। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, फोर्थ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिक्स्थ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 6 टॉपिक हमें यहां पे पढ़ने हैं। सर इन 6 टॉपिक्स का वेटेज कितना होगा? इन 6 टॉपिक्स का वेटेज होगा बेटा 30 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या क्या आएगा? थर्ड लेवल पे आएगा बेटा, इसे बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की टेक्निक्स
3 चैप्टर पढ़ने हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और थर्ड बजट्स। ये तीनों मिलाके सर कितने मार्क्स देंगे बेटा? ये तीनों मिलाके आपको 30 मार्क्स देंगे। ये तीनों मिलाके आपको 30 मार्क्स देंगे। सर फिर और क्या आएगा? तो और मैं आपको कहता हूं बेटा, थोड़ा सा हमारे यहां पे, अब मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं, सबसे लास्ट में यहां लिख रहा हूं फंडामेंटल या फिर बेसिक्स। इसमें क्या होगा? बेसिक थियरी, एकदम बेसिक थियरी। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट शीट क्या होती है जो आप पढ़ के आए हैं? कॉस्ट शीट। थर्ड CAS। सर CAS का मतलब क्या होता है? CAS का मतलब होता है कॉस्टिंग में जो ये सारा काम हम करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर। ये सारा प्रोसेस कितने मार्क्स का कहलाता है? ये सारा प्रोसेस कहलाता है 15 to 20 मार्क्स। और इस तरह से ये आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर डिजाइन होता है। क्लियर? फटाफट से बताइए, क्या किसी को इस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है क्या? कोई? देखिए, सबसे पहले हमने बात की एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये हमारे इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। तो सबसे पहले हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर ओवरहेड्स है, इन तीनों को। अब ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड भी हो सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हो सकता है। थ्योरी पार्ट कितने हैं राघव? थ्योरी पार्ट केवल 5 मार्क्स का है। थ्योरी पार्ट केवल बेसिक थ्योरी कि कॉस्ट क्या होती है, बस, उसके अलावा कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। थ्योरी का जितना मैटर हमारे फाउंडेशन में लिखा हुआ था उससे ज्यादा कोई मैटर हमारे यहां पे नहीं है। ये एक आपका ऐसा पेपर है जिसे आप एग्जाम में पूरा का पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपके लिए मोस्ट मार्किंग पेपर है, मोस्ट नंबर गिविंग पेपर है, जो आपकी परसेंटेज को, आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से स्कोर करता है। आप आराम से 80+ मार्क्स इस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर होता है। चलिए, इसके बाद हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या बोलता है? आपने नाम सुना था, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इनको अप्लाई कैसे किया जाता है अलग अलग सेक्टर में? जैसे हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में जॉब कॉस्टिंग लगती है, बैच कॉस्टिंग लगती है, प्रिंटिंग में जॉब कॉस्टिंग लगती है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कॉस्टिंग अप्लाई होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर सेक्टर में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 30 मार्क्स का कंटेंट। देयर आफ्टर टेक्निक ऑफ कॉस्ट।
जो ये बोलता है कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है, उसकी टेक्निक्स। देखो ये लगाने के लिए भी, मेथड लगाने के लिए भी आपको टेक्निक आना जरूरी है। तो ये बोलता है 3 तरह की टेक्निक है। टाइम से पहले, काम को करने से पहले उसका एस्टिमेट लगाना, बजट। काम को कर रहे हैं तो डिसीजन लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग। बजट के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बोले डेट आर द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। फंडामेंटल और बेसिक्स, कॉस्ट शीट बनाना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए रूल्स को पढ़ना, और बेसिक थियरी। तो ये हमारा पूरा सिलेबस पार्ट है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या सभी को सिलेबस कंटेंट अच्छे से क्लियर है? जल्दी से बताएं मेरे को, क्या सभी को पूरा सिलेबस कंटेंट अच्छे से क्लियर है? रिप्लाई करें। आप सबके पास बेटा चैट बॉक्स आ रहा है, आप मुझे जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा रिप्लाई करेंगे, आपको उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, हमें जितना ज्यादा, हर बात का मैं आपको हर बात पूछता हूं, हर बात पूछ के चलेंगे हम। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, सर हम हर बात पे आपके साथ रिप्लाई करेंगे। जितनी मेहनत आप मेरे साथ करेंगे, मुझे आपके साथ उससे डबल मेहनत करने में मजा आएगा। ठीक है, फाउंडेशन हमारे लिए बहुत बहुत बेसिक था। ठीक है, मेहनत हर जगह करनी होती है बेटा, लेकिन यहां हमें एक बहुत लंबे टाइम तक अपनी मेहनत को बनाए रखना है, अपनी पेस को बनाए रखना है, तब जाके हम इसको पूरा करेंगे और बहुत बढ़िया से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इज इट ओके? चलिए बेटा, तो हम हमारे पहले टॉपिक के बारे में कुछ बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है साहब, अभी हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। Just wait for a second. Let's start. मैं सबसे पहले लिखता हूं बेटा मटेरियल कॉस्ट। अब आप मुझे बताएंगे कि आप लोग मटेरियल कॉस्ट से क्या समझते हैं, मटेरियल कॉस्ट से क्या समझते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ही आप मटेरियल का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि सर बिना मटेरियल के तो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जा सकता। मतलब मटेरियल हमारे पास होगा तो ही हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तब तक तो हम प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल एक डायरेक्ट थिंग है। सब इस मार्कर को देखते हो तो देखते ही समझ में आ जाता है, सर इसमें प्लास्टिक तो लगा ही लगा है और इंक भी लगी है। ठीक है ना साहब, तो ये मटेरियल, तो हमने कहा दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट। सर
जब मटेरियल डायरेक्ट खर्चा है तो उसके बारे में ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। इस मार्कर को बनाएंगे तो मार्कर को बनाने के लिए पता ही है कि मटेरियल लगेगा। हाँ बेटा मुझे पता है मटेरियल लगेगा, लेकिन अगर इतना ही इजी होता तो आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जरूरत क्यों होती, उन्हें कंपनियां इतने सारे पैसे क्यों देती। आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट को एक कंपनी 5 लाख 6 लाख 7 लाख का एवरेज पैकेज ऑफर करती है। क्यों इतना पैसा कंपनी देती है। अगर इतना ही इजी है, इतना ही ज्ञान है, तो फिर तो बिजनेस वाला ही कर लेगा। इसलिए वो ये चाहती है कि आप कैसे करके इस मटेरियल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इस मार्कर को बनाने में लगने वाला मटेरियल कम करना, मटेरियल की आने वाली, मटेरियल कम नहीं करना, मटेरियल की कॉस्ट कम करनी है। कैसे करोगे। मटेरियल हल्की क्वालिटी का लगा दोगे क्या। हल्की क्वालिटी का मटेरियल लगा देंगे क्या, जल्दी से बताओ। इस मार्कर में लगने वाली प्लास्टिक की कॉस्ट कम करनी है, क्या आप मटेरियल लोअर क्वालिटी का लगा देंगे क्या। नहीं लगा सकते। अगर लोअर क्वालिटी का मटेरियल लगाओगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम तो हो जाएगी, लेकिन इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। दूसरा चीज, क्या कम मटेरियल लगा दोगे क्या। क्या इसमें जितना मटेरियल लगना चाहिए था उससे कम लगा दोगे क्या। क्या उससे कम मटेरियल लगाने से काम चल जाएगा क्या। जितना मटेरियल इसको बनाने में लगना चाहिए था उससे कम मटेरियल लगाने से काम चल जाएगा क्या। नहीं सर, कम मटेरियल लगाने से भी काम नहीं चलेगा। तो फिर मटेरियल की कॉस्ट कैसे कम करोगे। सर मार्केट से सस्ता खरीद के लाएंगे। बेटा मार्केट में रेट कम हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी के सस्ता है। कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि चलो मटेरियल डायरेक्ट खर्चा है, सीधे सीधे तो कॉस्ट कम नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ और मेहनत करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये मान लेते हैं, अच्छा किस किस के घर पे जनरल स्टोर की शॉप है आप में से, किस किस के घर पे शॉप है। चलिए शॉप बता दीजिए, जनरल स्टोर नहीं शॉप बता दीजिए, किस किस के घर पे शॉप है। किसी के घर पे है। मैंने कहा था ना आप मेरे साथ रिप्लाई करते रहेंगे तो हमें मजा आएगा। यस सर, गर्वित कह रहा है यस सर, ठीक है। अच्छा चलिए, जिसके घर पे शॉप नहीं है, जिसके घर पे शॉप नहीं, उसे पता है ना शॉप पे काम कैसे होता है। शॉप पे काम कैसे होता है, शॉप पे गए तो ना हमेशा। शॉप पे गए हुए सभी लोग आप में से कोई सामान खरीदने गए, किसी का खुद का शॉप है, वॉट एवर द थिंग्स, ठीक है। मेरे भी घर पे एक शॉप है, मैं भी जरूरत होती है तो सामान खरीदने जाता हूं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जनरल स्टोर का शॉप है, मैं शुगर का एग्जांपल लेता हूं। शुगर मतलब चीनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है सर। एक बात बताइए, एक शॉप है जिसपे मैं लिखता हूं कम से कम डेली 5 kg शुगर सेल होती है। कम से कम डेली 5 kg शुगर सेल होती है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा
डेली 50 kg शुगर सेल होती है, ठीक है। मतलब इसको आप बोल दो मिनिमम, इसको मैं बोल देता हूं मैक्सिमम। ऐसे ही मैं प्रोडक्शन, हम इसको प्रोडक्शन में ले आएंगे बेटा। कम से कम डेली 5 किलो, ज्यादा से ज्यादा डेली 50 किलो, ठीक है साहब। अब आगे और समझना, जब वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर, ठीक है, तो शुगर आने में कम से कम 2 डेज और ज्यादा से ज्यादा 5 डेज, ठीक है साहब। ध्यान से रखना, जब मुझे मेरी शॉप पे एक बार शुगर खत्म हो रही होती है, तो जब दोबारा शुगर मंगवाने का ऑर्डर देता हूं, तो कम से कम शुगर आने में 2 दिन लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब मेरा क्वेश्चन आता है आपसे कि मेरी शॉप में जब कितनी शुगर बची हुई होगी तो मुझे दोबारा शुगर का ऑर्डर दे देना चाहिए, मुझे दोबारा शुगर का ऑर्डर दे देना चाहिए। ध्यान से सुनना, एक दिन में कम से कम 5 किलो के ग्राहक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो के ग्राहक आते हैं। अगर मेरे पास सामान खत्म हो रहा होता है तो मुझे माल मंगवाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगते हैं। तो मेरे पास कितना माल बचा हुआ हो, कितनी शुगर बची हुई हो, कितनी चीनी बची हुई हो, तो मुझे दोबारा चीनी मंगवाने का ऑर्डर दे देना चाहिए। जल्दी से बताइए, यही मटेरियल, मेरा मटेरियल क्या है? शुगर। मेरा मटेरियल क्या है? शुगर। राघव 25 केजी बची हुई हो, राघव कहता है सर जब आपकी शॉप में 25 केजी शुगर बचे तो आप दोबारा शुगर मंगवाने का ऑर्डर दे देना। मैं यहां लिख देता हूं, एक आंसर मेरे पास आया है 25 केजी। बाकी लोग, मैंने आपको कहा था आप मेरे साथ जितने जवाब देंगे उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी कर चुके हैं हमारे फाउंडेशन में, हम यहां सारी बातों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जाके हमें यही करना है, यही हमारा काम है। कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब पहली चीज आपके लिए कॉस्टिंग। और कोई जवाब दे बेटा, जितना जवाब दोगे मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक दिन में कम से कम 5 किलो के ग्राहक आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो के ग्राहक आते हैं। अगर शुगर मंगवानी है आपको तो आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे। कितनी शुगर बची हुई होगी तो दोबारा ऑर्डर दे देंगे। चलो एक हिंट और देता हूं, ये तो एक आंसर लिखा हुआ है बेटा। क्या कोई भी शॉप वाला कभी ये चाहेगा कि उसके पास शुगर खत्म हो जाए, कोई ग्राहक आए और उसको शुगर ना मिले? कोई भी ग्राहक आए और उसको शुगर ना मिले और हमें ये कहना पड़े भैया आज तो नहीं है। प्रियंका का आंसर 55 केजी। प्रियंका का आंसर 55 केजी कि साहब शुगर नहीं है आज तो होगा क्या? नो सर, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, कोई भी शॉपकीपर कभी नहीं चाहता कि उसका एक कस्टमर आए और उसे ये कहना पड़े। गर्वित का आंसर भी 55, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए मेरे साथ। आज सुबह सुबह मैं उठा, ठीक है, उठते ही मेरी मम्मी ने क्या कहा, बेटा आज तो, मैंने कहा चाय पीनी है, तो उन्होंने कहा आज तो शुगर ही नहीं है, पहले जाओ और शुगर लेके आओ, पहले जाओ और
शुगर लेके आ जाओ। मैंने कहा कहां से लाऊं? उन्होंने कहा जो अपने घर के नीचे शॉप है ना उससे ले आओ। मोनिका ने आंसर दिया 150। उन्होंने कहा हम सारा सामान उसी से लाते हैं घर का, आप शुगर भी उससे ले आओ। मैंने कहा ठीक है अभी ले आता हूं। मैं नींदों में उसके पास शुगर लाने गया, जाके भैया शुगर दे दो। वो कहता है भैया आज तो शुगर नहीं है। पहले तो मम्मी पे गुस्सा था कि मुझे नींद में से उठा दिया, ठीक है, उठते ही चाय नहीं मिली। और फिर मैं दुकान वाले के पास गया तो वो कहता है मेरे पास शुगर नहीं है। मैंने कहा भैया ऐसा कैसे? वो कहता है भैया आज नहीं है कल आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। सामने एक शॉप और है जो हमेशा ये सोचता रहता है कि ये लोग मुझसे सामान लेने कभी नहीं आते। शशांक ने भी आंसर दे दिया 55। वो ये सोचता रहता है कि ये लोग मेरे पास सामान लेने कभी नहीं आते। मैंने मेरे शॉप वाले को पूछा भैया शुगर का भाव तो बता दो। वो कहता है 40 रुपीज पर केजी। अब सामने की शॉप वाला देख रहा है कि आज मजे हो गए, आज तो इनको मेरे पास आना पड़ेगा। अब मैं उस सामने वाली शॉप पे गया, भैया शुगर है? बोले हाँ भैया बिल्कुल रेडी है, एकदम तैयार है, हमारे पास कभी खत्म ही नहीं होती। अब उसको पता है आज मौका है। वो कहता है हमारे पास कभी खत्म ही नहीं होती है। मैंने कहा भैया रेट क्या है? वो कहता है भैया हमारी रेट तो 38 है। अब मैं सोचता हूं यार ये शॉप उससे ज्यादा बड़ी है, इसके पास ना तो कभी खत्म होती है, इसका रेट भी कम, और ऊपर से ये बात और कहते भैया आप सुबह सुबह खुद क्यों आए? मुझे फोन कर देते, मेरा फोन नंबर आपको दे देता हूं, आप फोन कर दिया कीजिए, मैं आपके घर पे ही भिजवा दूंगा। क्या पहले वाली दुकान वाले का एक कस्टमर गया? जिस दुकान पे शुगर खत्म हो गई थी क्या उसका एक कस्टमर गया? बिल्कुल चला गया, और हमेशा के लिए चला गया। किस वजह से? शुगर ना होने की वजह से। तो बेटा कभी भी कोई शॉप वाला ये नहीं चाहता कि उसका माल खत्म हो जाए और माल खत्म होने की वजह से उसका कोई कस्टमर कहीं और चला जाए। मतलब हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा मटेरियल खत्म हो जाए, क्योंकि मटेरियल खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ग्राहक निकल जाएंगे। ठीक है, तो सर फिर कितना होना चाहिए? एक बात बताओ बेटा, मेरे पास एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राहक आ सकते हैं? मान लो पता नहीं जिस दिन अपने पास सामान कम होता है ना सबसे ज्यादा ग्राहक भी उसी दिन आ रहे होते हैं। पता नहीं उनको कहां से सपना आता है, सारे ग्राहक भी उसी दिन आ रहे होते हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने किलो के ग्राहक होंगे? जल्दी से बताइए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने किलो के ग्राहक मिलेंगे? जल्दी से बताइए। 50 किलो। वेरी गुड, 50 केजी। अच्छा, अब मान लो मैं आज ऑर्डर के लिए फोन करता हूं, भैया चीनी भेज दो। जो मेरा चीनी भेजने वाला, शुगर भेजने वाला डीलर है, मैं उसको फोन करता हूं भैया एक गाड़ी चीनी की भेज दो। अब वो कहता है भैया अभी तो वो पंजाब बॉर्डर पे हड़ताल चल रही है, माल आने में 5 दिन लगेगा। मैंने कहा ये तो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम है। तो बोले मैंने आपको पहले ही कह रखा है जल्दी से जल्दी 2 दिन में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में आएगा। आप तो मान के चलिए आपके पास पहुंचने में 5 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लग सकते हैं। इसका मतलब
अगर 5 दिन तक चीनी नहीं आती है, मतलब 5वें दिन लास्ट में जाके आती है, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं, तो 5 दिन में अगर मैं आपको कहूं तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कितने किलो के ग्राहक आ सकते हैं? 50 kg पर डे। 5 दिन तक ज्यादा से ज्यादा कितने किलो चीनी के ग्राहक आ सकते हैं? जल्दी बताइए। 50 kg पर डे, एक दिन में 5 किलो, 250 kg। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी शॉप पे 250 किलो चीनी पड़ी है, शुगर पड़ी है, उस टाइम मैंने अपने डीलर को फोन कर दिया, भैया और चीनी भेज दो, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास चीनी खत्म हो जाए? कभी नहीं हो सकता। एक दिन के ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आ जाए तो मैं मानता हूं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 50 किलो के ग्राहक आएंगे। चीनी आने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाए तो 5 दिन लगेंगे। तो 250 किलो से ज्यादा नहीं बिक सकती, और जब तक ये बिकेगी तब तक नई चीनी हर हालत में आ जाएगी। ठीक है साहब, इसलिए हम कहते हैं कि मटेरियल के लिए किसी भी कंपनी को हमेशा सेफ साइड पे चलना चाहिए। तो ये आपको क्या, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दोबारा चीनी मंगवाने का ऑर्डर कब देना चाहिए? सर 250 किलो पे। इसी बात को इंग्लिश भाषा में बोल सकते हो क्या? हाँ बेटा जल्दी से बताइए, क्या इस चीज को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? दोबारा ऑर्डर। दोबारा ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दोबारा ऑर्डर का मतलब क्या होता है? दोबारा ऑर्डर का मतलब होता है री ऑर्डर, री ऑर्डर लेवल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है री ऑर्डर लेवल। कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या इसका? सर अभी बना देते हैं। 50 kg क्या है? 50 kg कंजम्पशन है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, मल्टीप्लाई कर दो किससे? मैक्सिमम डिलीवरी टाइम से। ये लो साहब, पहला फॉर्मूला बन गया। ये क्या कहता है? दोबारा ऑर्डर कब देना चाहिए? आपका री ऑर्डर लेवल क्या होगा? री ऑर्डर लेवल होगा मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ये करने के बाद इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर हमने इसको फॉलो किया तो हमारे पास मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होगा, और अगर मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होगा तो हमारा कोई भी कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाएगा, तो उससे हमारा नुकसान नहीं होगा। हमारा अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। क्या फायदा होता है? देखो, मान लो आपने लेबर आया आज आपका, और लेबर आने के बाद कहता है सर रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया, क्या करें? तो अब वो लेबर आपकी फैक्ट्री में बैठा रहेगा, लेबर का पैसा लगता रहेगा। कब तक लगता रहेगा? जब तक मटेरियल नहीं आ जाता। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास मटेरियल कभी भी खत्म नहीं होगा, तो उससे होने वाला नुकसान हम बचा सकते हैं। डन? क्लियर? क्या फॉर्मूला सभी को क्लियर है? पक्का?
मटेरियल कॉस्टिंग हमें जो पहली चीज बताती है वो बताती है रीऑर्डर लेवल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ROL, इसको ROL भी कहते हैं, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया ना आपको? क्या आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या बेटा? आपको ये फॉर्मूला कभी भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ चुका है। राघव कह रहा है क्लियर है सर, बिल्कुल। चलिए, पहली चीज तो हमने समझ ली, पहली चीज तो हमने समझ लिया, डेट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। ओके, एक फॉर्मूला और समझते हैं। ये तो था रीऑर्डर लेवल। सेकंड हम समझते हैं बेटा, अच्छा मैं ऐसे ही पहले दिन आप फॉर्मूला लिख के बात करते हैं जैसे अभी कर रहे थे। चलिए, मैं आपको कहता हूं कि आप एक बार में, जैसे अभी आपने कहा, एग्जांपल वही है, डेटा वही है, हम कहते हैं कि आपका रीऑर्डर लेवल कितना था, 250 केजी। ये हमने और निकाल लिया, ठीक है, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया। हम कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है, ये कैसे निकालते हैं बाद में देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार में कितना सामान मंगवाना चाहिए, लेकिन हम ये थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है आपकी, एक बार में जब आप माल मंगवाते हो ना तो 5000 केजी शुगर मंगवाते हो, मतलब 50 कट्टे शुगर के आप मंगवाते हो। एक बार में आप 50 कट्टे शुगर के मंगवाते हो। क्लियर? पक्का कंफर्म है? ठीक है साहब। अब आप मुझे ये बताइए कि इस शॉप वाले के पास कभी किसी भी दिन, कोई भी ऐसा दिन बता दो जिस दिन ज्यादा से ज्यादा कितनी शुगर इसके यहां पड़ी हुई हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी शुगर। ये हमेशा ऑर्डर देता है 250 किलो बचती है तब, और हमेशा मंगवाता है 5000 किलो। मतलब जब भी ऑर्डर तब देता है जब इसके पास 250 किलो बची हुई है, ये हमने अभी अभी देखा था, रीऑर्डर लेवल। और हमेशा कितने केजी का ऑर्डर देता है, 5000 केजी का। ये मैं आपको मन से बता रहा हूं, ये कैसे निकालते हैं बाद में समझेंगे। ये 250 किलो पे ऑर्डर देता है और कितने का ऑर्डर देता है, 5000 केजी का ऑर्डर देता है। अब वापस से वही कंडीशन, एक दिन में कम से कम 5 किलो के ग्राहक, ज्यादा से ज्यादा 50 किलो के ग्राहक, आने में कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। अब आप मुझे बताइए कि इस दुकान वाले के पास कभी भी ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी हो सकती है एक साथ? जल्दी बताइए। बहुत अच्छे अच्छे आप। इस शॉप वाले के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी शुगर हो सकती है किसी भी दिन? देखो, रिप्लाई करना बेटर है चाहे वो गलत हो जाए। मुरली कह रहा है 5250, 5250 एक आंसर आया मेरे पास, 5250। लवीना भी कह रही है 5250।
और बताइए बेटा, और सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मोनिका 5150। अब थोड़ा सा देखो, आप एक जगह दिमाग लगा रहे हैं, आप दो जगह नहीं लगा रहे। दो जगह जैसे दिमाग लगाएंगे सही हो जाएगा। एक बात बताइए सर, 5 केजी ही बिक रही है डेली। राघव, राघव आप भी सही बोल रहे हैं, लेकिन आप भी दो जगह है, एक जगह ही दिमाग लगा रहे हैं। दो जगह लगाइए ना। आपने सही किया है, लेकिन आपने देखो, मोनिका ने भी सही किया था, लेकिन उसने एक जगह दिमाग लगाया, दो जगह नहीं लगाया। आपने भी सही किया है, आप भी दो जगह दिमाग लगाइए, आप एक जगह लगा रहे हैं। देखो एक बात सुनते, समझना मेरे साथ, सिचुएशन से चलिए। मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूं, जब मैं ऑर्डर दूंगा तो मेरे पास कितनी चीनी होगी? प्रियंका नहीं, आप थोड़ा सा गलत चले गए। जब मैं ऑर्डर दूंगा तो मेरे पास कितनी चीनी होगी? 250। क्लियर है ना? ये 250 सभी को क्लियर है? जब मैं ऑर्डर दूंगा उस टाइम मेरे पास कितनी चीनी होगी? मेरे पास 250 केजी चीनी होगी। ठीक है, चलिए। अब क्या अभी के अभी आ जाएगी क्या 5000? जल्दी से बताइए, क्या ऑर्डर देते ही 5 मिनट में आ जाएगी क्या? क्या? हाँ मोनिका सही आंसर है 5240, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं, मैं समझाता हूं। क्या ऑर्डर देते ही आ जाएगी क्या? मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या ऑर्डर देते ही आ जाएगी क्या? नहीं आएगी सर, जल्दी से जल्दी आ जाएगी। मैंने कहा जल्दी से जल्दी आने में कितने दिन लगेंगे? अगर जल्दी से जल्दी भी आ जाए तो आने में कितने दिन लगेंगे? जल्दी से जल्दी आए तो, जल्दी से जल्दी आए तो कितने दिन लगेंगे? जवाब दो बेटा, जल्दी से जल्दी आ जाए तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सर। अच्छा, क्या 2 दिन में कोई ग्राहक नहीं आएगा? क्या 2 दिन में कोई भी ग्राहक नहीं आएगा? मैं कहता हूं हमें ज्यादा से ज्यादा चीनी देखनी है, तो अगर 2 दिन में कम से कम भी ग्राहक आए, अगर 2 दिन में कम से कम भी ग्राहक आए तो 5 किलो डेली के तो आएंगे। एक दिन में 5 किलो के ग्राहक तो आएंगे ही आएंगे। तो मैंने कहा कि इसमें से पहले माइनस करो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेज मल्टीप्लाइड बाय 5 केजी, तो 250 माइनस 10 किलो, 10 किलो तो बिक जाएगी। और आएगी कितनी? 5000। आएगी कितनी? 5000। तो आपके पास कभी भी देख लेना, इससे ज्यादा चीनी नहीं होगी। इससे ज्यादा चीनी आपके पास कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 250 से पहले आप ऑर्डर नहीं दोगे, 5000 से ज्यादा मंगवाओगे नहीं, तो 5250 आने में 2 दिन लगेंगे ही लगेंगे, तो 5240। अब बताइए, क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फास्ट, यस सर। फॉर्मूला बनाइए, मैक्सिम लेवल को क्या बोलेंगे? इस लेवल को बोलेंगे मैक्सिमम लेवल। ये 250 क्या था? ये 250 था रीऑर्डर लेवल। 250 था रीऑर्डर लेवल। इसमें से माइनस करेंगे 2 डेज क्या थे? 2 डेज थे मिनिमम डिलीवरी टाइम मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड मुरली, मैं आपके बात का जवाब देता हूं। पहले फॉर्मूला, मिनिमम डिलीवरी टाइम 5 केजी क्या था? मिनिमम कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी।
ROQ, ROQ का मतलब क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। ROQ का मतलब क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सर इसमें 50 किलो भी तो सेल हो सकती थी। बेटा हो सकती है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा कब बचेगा? जब सेल कम होगी। हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास, जवाब देना मुरली, मेरे पास सबसे ज्यादा माल कब बचेगा? जब सेल सबसे कम होगा। अगर सेल ज्यादा हो गया तो मेरे पास कम बचेगा। हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास मैक्सिमम लेवल क्या होगा स्टॉक का, मैक्सिमम लेवल क्या होगा मटेरियल का। तो मैक्सिमम लेवल मेरा कब आएगा? जब बिकेगा सबसे कम। अगर बिक ज्यादा गया तो बचेगा ऑटोमेटिकली कम। ठीक है? तो इसलिए हम यहां पे क्या लिख रहे हैं कि बिका कम से कम है। अगर बिकेगा कम तो हमारे पास बचेगा ज्यादा, अगर बिक ज्यादा गया तो बचेगा कम। मुरली क्लियर है? मुरली जवाब दीजिए बेटा। मुरली, आपका नाम मुरली है या फिर ये मुरली के नाम से मुझे दिखा रहा है? आपका नाम क्लियर कीजिए बेटा। जल्दी से बताएं। ठीक है, तो ये हमारे दो, मुरली स्वामी क्लियर, थैंक यू बेटा। आज हमारे दो फॉर्मूले क्लियर हो गए। पहला फॉर्मूला जो रीऑर्डर लेवल का था, वो देखिए रिवाइज करते हैं, वो हमें क्या बताता है? अब मैं हिंदी में बोलता हूं, कब माल मंगवाना चाहिए। ठीक है? अच्छा सर इससे क्या फायदा होगा? इससे बेटा ये पता चलता है कि आपके गोडाउन का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। मैंने 10,000 किलो का गोडाउन बनवा लिया, अब वो मेरे किसी काम ही नहीं आएगा, वो जगह खराब होगी। अगर मैंने 4,000 किलो का ही गोडाउन बनाया तो हो सकता है कोई ऐसा दिन आ जाए जिस दिन सारा माल ही गोडाउन में ना रखा जाए, कुछ माल बाहर रखना पड़े। तो इसलिए इसका पता लगाने से मुझे यह पता लग जाता है कि मुझे एग्जैक्टली कितने स्पेस की जरूरत है। मैं बड़ी जगह रेंट पे ले लेता हूं तो भी मेरा नुकसान है, मैं छोटी जगह रेंट पे लेता हूं तो भी मेरा नुकसान है। इसलिए मुझे यहां पे एग्जैक्ट साइज का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी बेटा, सभी लोग बताइए, आज के लिए इतना ही। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताएं सभी लोग। यस सर, ठीक है। अभी बेटा आपकी कंपनी अकाउंट्स की क्लास है, वो क्लास जूम मीटिंग पे होगी। आईडी पासवर्ड आप सभी को मिले हुए हैं ना? जूम के आईडी पासवर्ड आप सभी के पास है। 10 o'clock आप उस आईडी पासवर्ड से जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। मेरी जो भी क्लास है वो आपकी यूट्यूब पे होगी, आपकी बाकी सारी क्लासेस जूम मीटिंग पे होगी। क्लियर? इज इट ओके? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं, कल तक आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, थैंक यू।